जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे परमाणु संरचना के बारे में और समझेंगे परमाणु संरचना के बारे में हम लोग बिल्कुल विस्तार से। तो हम लोग बोध पे सीधा चलते हैं और समझते हैं परमाणु के बारे में। तो ये क्या है, किसी भी पदार्थ का एक परमाणु है। परमाणु के बारे में सबसे पहले डाल्टन ने बताया था कि परमाणु क्या है, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण है और वो अविभाज्य है। परमाणु अविभाज्य है, ऐसा कौन बताया? जॉन डाल्टन ने। तो सबसे पहले डाल्टन ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया और उन्होंने इसमें यही कहा कि परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है और यह क्या है, अविभाजित है, इसे और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन विज्ञान क्या करता है? एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट, प्रयोग लोग करते रहें और परमाणु के संरचना के बारे में समझने के लिए लोग उत्सुक हुए। वैज्ञानिक जो थे वो परमाणु के संरचना को समझने के लिए उत्सुक हुए और 19वीं सदी तक जाते जाते वैज्ञानिकों को ये पता चल गया कि परमाणु क्या है, ये इसे तोड़ा जा सकता है। और ये परमाणु पे आवेश जो थे, आवेश की वजह से क्या हो रहा था कि कहीं भी कोई भी चीज़, धातु आपस में चिपक जा रही थी या फिर कोई दूर जा रही थी दो धातुओं को एक पास लाने पे, तो वैज्ञानिकों के दिमाग में ये बात आने लगी कि ये क्या है, कुछ न कुछ इसमें आवेश जरूर है जिसकी वजह से ये कभी चिपक जा रहा है, कभी दूर जा रहा है। तो इसके बारे में अब हम लोग समझते हैं। तो एक परमाणु पदार्थ का ये एक परमाणु है जिसका बीच वाला जो भाग है वो नाभिक कहा जाता है और बाकी के जो ये भाग हैं जिसमें ये लाल लाल करके आपको दिखाया गया है, इसको हम लोग कहते हैं कक्षाएं। तो परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और बाहरी कक्षा में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब इसी चीज़ को समझने के लिए अब हम ये तो मान लीजिए पहले से खोज हो चुका है, तब हम आपको बता दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर कक्षा में घूमते रहते हैं और प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित रहते, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित रहते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों को इसके बारे में पता तो था नहीं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर खोज किया, उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसको खोजने में। तो अब क्या है कि इस परमाणु के संरचना को समझने के लिए सबसे पहले सामने आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक सोने का परमाणु लिया और उसके ऊपर अल्फा कणों की बौछार कर दिया, स्कैटरिंग कर दिया अल्फा कणों की, और उन्होंने गामा रेज का प्रयोग किया। इसके लिए गामा किरणों का प्रयोग किया अल्फा कण की बौछार करने के लिए सोने की एक परमाणु पे। तो जब सोने के परमाणु पे रदरफोर्ड अल्फा कणों को भेजने लगे गामा किरणों की रफ्तार, गामा किरणों से, तो उन्होंने ये देखा कि जो सोने का परमाणु था वो सोने के परमाणु पे वो अल्फा कण को भेज रहे थे। अल्फा कण कैसा होता है? एक धनावेशित कण है अल्फा कण। तो जब ये सोने की परमाणु पे भेज रहे थे अल्फा कणों को, तो उन्होंने देखा कि परमाणु में जो अधिकांश अल्फा कण जो थे, अल्फा कण का जो वो बौछार कर रहे थे, भेज रहे थे परमाणु पे, तो देख रहे थे कि अल्फा कण बहुत सारे मतलब परमाणु के अधिकतम भाग को छेद करके और वापस मतलब छेद करके चली जा रही थी। अल्फा कण की जो किरणें थी वो छेद के परमाणु को चली जा रही थी। जो सोने का परमाणु था उसको छेद के अधिकांश किरणें छेद के चली गई। लेकिन कुछ किरणें ऐसी थी जो जब वो बीच से गुजर रही थी, बीच में आ रही थी, जैसे ये देखिए बिल्कुल बीचों बीच में तो है नहीं, लेकिन ये बाहर वाली से अंदर है। इसी प्रकार जब वो बीच से जो किरणें गुजर रही थी वो अपने मार्ग से इधर उधर भ्रमित हो रही थी, मतलब अपना रास्ता वो चेंज कर रही थी, सीधे नहीं जा रही थी। तो उन्होंने इस बात से पता लगाया कि इसके अंदर जो है वो कोई ना कोई धनावेशित भाग है, परमाणु के अंदर कोई ना कोई धनावेशित भाग है, जिसकी वजह से जो अल्फा किरणें हैं वो अपने रास्ता को बदल रही हैं। फिर उन्होंने क्या किया, और बिल्कुल परमाणु के बीचों बीच से जब अल्फा कणों को भेजा, तब उन्होंने देखा कि जब बिल्कुल बीचों बीच से भेजा जा रहा है अल्फा कणों को, तो वो जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते से वापस आ जा रहे थे, वापस लौट जा रहे थे। जिस रास्ते से जा रहे थे मतलब 180 डिग्री रिटर्न हो जा रहे थे वो।
जो अल्फा कणें यहाँ बीचों बीच से गई वो 180 डिग्री घूम के तुरंत उसी रास्ते से वापस आ गए। तो इन्होंने अपना जब ये प्रयोग किया तो इससे इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला था कि परमाणु जो है उसका अधिकांश भाग खोखला है। जब खोखला होगा कोई चीज़ तभी तो दूसरा चीज़ को छेद के बाहर निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए ये बोध है, ये खोखला नहीं है तो हम इसको छेद नहीं पा रहे हैं, नहीं छेद पा रहे हैं। लेकिन अब देखिए अगर ये दो मार्करों के बीच में देखा जाए खोखला है तो यहाँ से एक और छेद हो जा रही है। तो उन्होंने निष्कर्ष यही निकाला कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो खोखला है और बीच में है एक छोटा सा भाग है जो कि ठोस है। ठोस है और ये चूँकि अल्फा कणें धनात्मक थी और वो वापस लौट रही थी तो उन्होंने कहा कि बीच में कोई भाग है जो बहुत ही छोटा है, ठोस है और वो धनात्मक है। ठोस है और धनात्मक है, उन्होंने इस बात की चर्चा कर दिया। तो जो ये छोटा सा उनको धनात्मक ठोस भाग मिला उसको रदरफोर्ड ने नाम दे दिया नाभिक। नाभिक नाम दे दिए रदरफोर्ड। उसके बाद से वो क्या किए, आराम करने लगे और ज़्यादा अपना प्रयोग आगे की ओर नहीं बढ़ाए। जब आगे की ओर नहीं बढ़ाए तो जो वैज्ञानिक लोग तो जानना चाहते हैं कि परमाणु के अंदर क्या क्या है, उनको तो ये पता लगाने का एकदम माहौल बना हुआ था उस टाइम। हर कोई अपना अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था, सब कोई वैज्ञानिक बनना चाहता था। तो उसी क्रम में क्या हुआ कि गोल्डस्टीन आए। गोल्डस्टीन जो आए उन्होंने क्या किया कि जब रदरफोर्ड कह दिए कि बीच में नाभिक है तो अब इन्होंने क्या किया, नाभिक के अंदर जाके झांक के देखने लगे कि नाभिक के अंदर और क्या क्या है। ठोस भाग तो नाभिक है लेकिन उसके अंदर और क्या क्या है उसको देखने लगे। कौन? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन क्या किए, नाभिक के अंदर जब खोज के देखने लगे, उसको खफोर के देखने लगे तो उन्होंने एक कण पा गया जो कैसा बिहेव कर रहा था, धनात्मक। जब गोल्डस्टीन इस नाभिक के अंदर खफोर के देख रहे थे तो उनको मिला एक धनात्मक कण। जब धनात्मक कण मिला तो वो कहाँ लेके चले गए, रदरफोर्ड के पास। रदरफोर्ड के पास लेके गए तो कहें कि कण लेके गए, कहें अरे तुम यही खोजे थे, परमाणु के अंदरवा से ही मिला है, जो तुम कह रहे थे ठोस भाग है उसमें ये मिला हुआ है और ये धनात्मक व्यवहार कर रहा था, तुम भी कह रहे थे कि धनात्मक व्यवहार कर रहा था। तो रदरफोर्ड ने कहा कि नहीं, हम इसको नहीं खोजे थे, हम तो नाभिक खोजे थे। ये कैसा दिख रहा है, ये धनात्मक दिख रहा था। तो रदरफोर्ड होशियार थे पहले से, तो उन्होंने कह दिया कि ये क्या है। तो खफोर के देख के लेके गए गोल्डस्टोन, तो रदरफोर्ड देखे और कहें कि नाभिक नहीं है, नाभिक के अंदर मिला हुआ है। तो उसको धनात्मक व्यवहार कर रहा था, उसको नाम दे दिया प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को खोजा कौन, गोल्डस्टीन ने खोजा। गोल्डस्टीन ने खोजा क्या, धनात्मक कण, और उसी धनात्मक कण को रदरफोर्ड ने नाम दे दिया क्या, प्रोटॉन। प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने दे दिया। इसके बाद अब प्रोटॉन तो मिल गया। अब जे थॉमसन जो थे, थॉमसन ये खोज रहे थे परमाणु के जो नाभिक था उसके बाहर खोज रहे थे। जब ये बाहर खोज रहे थे प्रोटॉन को तो इनको क्या मिल गया, बाहर मिल गया इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन मिला तो ये भी एकदम खुशी हो गए, खुश हो गए, हम भी वैज्ञानिक बन गए। लेके चले गए रदरफोर्ड के पास, कहें तुम ये खोजे थे, रदरफोर्ड परमाणु में सही मिला है और ये ऋण की तरह व्यवहार कर रहा है, ऋणात्मक व्यवहार कर रहा है। तो रदरफोर्ड कहे नहीं, हम इसको नहीं खोजे हुए थे। तो ये भी खुश हो गए कि हम भी वैज्ञानिक बन गए। वैज्ञानिक बन गए तो इन्होंने क्या खोज दिया, इलेक्ट्रॉन। ऋणात्मक की तरह व्यवहार कर रहा था तो वो खोज गया क्या, इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन भी खोज लिया गया, इलेक्ट्रॉन भी खोज लिया गया। अब एक महान वैज्ञानिक आ गए, चैडविक। ये क्या कर रहे थे, ये नाभिकवा के अंदरवा जाकर और ही खोज रहे थे, कहें कुछ हमू मिल जाए, हमू वैज्ञानिक बन जाए। जब ये गए कुछ खोजने के लिए नाभिक के अंदर तो इन्होंने एक ऐसे कण को पा गया जो न तो ऋण की ओर जा रहा था न ही धन की ओर जा रहा था। तो उसको चैडविक ने क्या नाम दे दिया, प्रोटॉन। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो गई। खोज हुआ तो क्या मिला, प्रोटॉन मिला। प्रोटॉन की खोज किसने किया प्रोटॉन की खोज किसने किया, गोल्डस्टीन। नाम किसने दिया, प्रोटॉन, रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, थॉमसन। और न्यूट्रॉन की खोज कौन कर दिया, जेम्स चैडविक। इसके बाद से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो गई। अब एक बात हमको आप लोग ये बताइए कि अगर ये रदरफोर्ड
अगर ये रदरफोर्ड आलसी नहीं रहे होते और ये और ज़्यादा अपना प्रयोग किए होते तो गोल्डस्टीन की बारी आती, थॉमसन की आती, चैडविक की आती, कोई नहीं आता ना। ये तीनों भी उस टाइम वैज्ञानिक बन गए। किसकी वजह से? रदरफोर्ड की वजह से। रदरफोर्ड का था बहुत ज़्यादा बकलोल था। अगर रदरफोर्ड बकलोल नहीं होते तो ये तीन वैज्ञानिक और ज़्यादा नहीं आए होते और हम लोगों को बताना भी नहीं पड़ता कि चैडविक कौन था, गोल्डस्टीन कौन था और थॉमसन कौन था। इन लोगों का नंबर ही नहीं आता। रदरफोर्ड की आलसीपन की वजह से तीन वैज्ञानिक और आ गए। अब इसके बाद से अब तो पता चल गया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। इन तीनों के बारे में पता चल गया। तो इन तीनों को परमाणु का मूल कण कहा गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को परमाणु का मूल कण यानी फंडामेंटल पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। अब आगे की ओर हम लोग समझेंगे। अब ये तो पता चल गया हमको कि ये बीच में क्या है? नाभिक। नाभिक में कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बीच में क्या है? नाभिक है। नाभिक में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है और इसके बाहर कौन है? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब ये जो कण मिले हुए थे इनका कुछ द्रव्यमान था, आवेश था इन पे। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये बताइए हमको कि एक आदमी है जो खाना तो खा रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, एकदम बिल्कुल दौड़ रहा है एकदम बिल्कुल, वो बस दौड़ते रह रहा है, खाना खा ले रहा है, दौड़ रहा है। तो क्या होगा? वो बहुत ज़्यादा दुबला पतला हल्का हो जाएगा ना, उसका वजन क्या होगा? कम रहेगा। तो बहुत ज़्यादा दौड़ने वाला कौन था? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो वजन था वो क्या हो गया? सबसे कम हो गया। उसके बाद ये जो नाभिकों दूत बैठे हुए हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके बाद वजन आ गई प्रोटॉन का। प्रोटॉन धनावेशित था लेकिन ये बहुत ज़्यादा घूम नहीं रहा था, तो इसका वजन क्या होगा? ये कम काम कर रहा था। प्रोटॉन अंदर बैठ रहा था आराम से, थोड़ा बहुत आराम कर रहा था, तो इसका वजन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गया। अब एक आता है कोढ़िया। बिल्कुल कोढ़िया में कौन था? न्यूट्रॉन था। खाया पिया सो गया एकदम आराम से, उसका वजन तो खूब बढ़ेगा। अब बढ़ गया वजन किसका? न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन हो गया सबसे भारी। अब हम लोग देख लेते हैं एक्चुअल में कितना वजन है किसका, इसके बारे में बात देखते हैं। सबका भार किसका कितना कितना है, यहाँ पे हम उसको लिख दे रहे हैं कि किसका कितना भार है। और खोजा कौन है उसका नाम यहाँ पे लिखा गया है। तो जो प्रोटॉन है इसका भार जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 के घाते माइनस 29। इसको थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा एक बार। 10 के घाते माइनस 29 नहीं 27, 10 के घाते माइनस 27 kg को यहाँ पे लिखेंगे 10 के घाते माइनस 27 kg। और जो इलेक्ट्रॉन है इसका भी द्रव्यमान इसी के बराबर होगा 1.9 इंटू 10 के घाते माइनस 31 किलो। और तीसरा जो न्यूट्रॉन है इसका द्रव्यमान होता है 1.66 इंटू 10 के घाते माइनस 27 किलो। तो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों का द्रव्यमान क्या है? ये तो दिख रहा है एक बराबर आप लोगों को, लेकिन चार्ज इस पे अलग अलग है। तो सबसे हल्का कोर कौन सा है? भार में सबसे कम कौन है? इलेक्ट्रॉन। उससे ज़्यादा प्रोटॉन और उससे ज़्यादा न्यूट्रॉन। और आवेश क्या है? प्रोटॉन पे धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेशित, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं है। खोज कौन किया था? प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया। नाम किसने दिया? रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया। अब आगे हम लोग समझेंगे कि ये जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है इनका कुछ भार है। अब भार है, जब इनका भार है, इन कणों का भार है, तो परमाणु का भी कुछ न कुछ भार होगा। अब उसी भार को हम लोग समझेंगे। तो अब बात करते हैं हम लोग परमाणु भार।
परमाणु भार। परमाणु भार क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो जो परमाणु का भार होता है, एक बात हमको आप बताइए, कोई व्यक्ति हमेशा बस दौड़ रहा है तो आप उसका एक्चुअल भार नहीं निकाल पाएंगे ना। कोई व्यक्ति बस दौड़ रहा है तो आप उसका एक्चुअल भार नहीं निकाल पाएंगे जब तक वो रुकेगा नहीं। तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन हमेशा गति कर रहा था, भाग रहा था इधर उधर, तो इसका भार तो हमें पता चल नहीं पा रहा था, इसकी वजह से परमाणु का भार। अब जो परमाणु का भार था वो पूरा का पूरा नाभिक पे डिपेंडेंट था, नाभिक पे आधारित था। और नाभिक के अंदर कौन कौन था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो परमाणु का भार होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी नाभिक का भार ही होता है। परमाणु का भार क्या होगा? नाभिक का भार ही होगा। परमाणु का भार बराबर नाभिक का भार। जो नाभिक का भार होगा वही परमाणु का भार होगा। अब परमाणु भार को एटॉमिक वेट कहते हैं। इसको किससे लिखते हैं? ए से। एटॉमिक वेट इसको एम से प्रदर्शित करते हैं। एटॉमिक वेट इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। और ये बराबर क्या हो गया? नाभिक का भार। नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन के भार को हम लोग क्या लिख दिए? पी लिख दिए। और न्यूट्रॉन का जो भार था उसको एन लिख दिए। तो परमाणु का भार बराबर क्या निकल गया? परमाणु का भार ए बराबर प्रोटॉन का भार प्लस न्यूट्रॉन का भार। तो परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उनके भार का जब योग करेंगे तो परमाणु का भार हमको मिल जाएगा। तो परमाणु भार बराबर नाभिक का भार, और नाभिक के भार में कौन कौन सम्मिलित होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाद आता है कि अब हुआ वैज्ञानिकों में ये कि हम लोग जब परमाणु का अध्ययन करेंगे तो बेस किसको, आधार किसे मान के और अध्ययन किया जाएगा? परमाणु क्रमांक को या परमाणु भार को। तो जब परमाणु क्रमांक और परमाणु भार की बात आ गई तो परमाणु भार देखा गया कि कई तत्व ऐसे थे जिनका परमाणु भार एक बराबर हो रहा था। तो परमाणु भार को उन्होंने आधार मानना बंद कर दिया। और आधार किसको मान लिया? परमाणु क्रमांक को। अब देखते हैं हम लोग परमाणु क्रमांक क्या होगा, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा। तो वैज्ञानिक क्या किए? बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च किए, खोजे, अपना प्रयोग किए। तो इन लोगों ने ये देखा कि अगर हम प्रोटॉन की संख्या को परमाणु भार मानते हैं तो जितने भी तत्व हैं वो अपना अलग अलग गुण को प्रदर्शित कर रहे हैं और तत्वों में अलग अलग गुण हमको मिल रहे हैं, जिससे अध्ययन की सुविधा में आसानी हो रही है। तो उन्होंने परमाणु क्रमांक को क्या मान लिया? बेस माना। परमाणु क्रमांक को उन्होंने बेस मान लिया। और ये बराबर क्या हो गया? प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या। तो किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है? उस तत्व में, उस परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं परमाणु क्रमांक। अब परमाणु क्रमांक को दिखाया जाता है जेड से दिखाया जाता है। और ये बराबर हो गया प्रोटॉनों की संख्या के। अब एक चीज़ और समझिएगा आप लोग कि किसी भी परमाणु का अस्थायित्व कब है? जब धन कणों की संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या एक बराबर होगी, तभी तो कोई भी परमाणु अस्थायित्व होगा यानी कि उदासीन होगा। तो जब प्रोटॉनों की संख्या बराबर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, तभी क्या है? परमाणु का अस्थायित्व है। और प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर हो रही है? इलेक्ट्रॉन की संख्या के। तो अब आप लोग यहाँ पे समझिए कि जो परमाणु क्रमांक है वो किसी परमाणु का या तो प्रोटॉनों की संख्या है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा किसी भी परमाणु में बराबर होते हैं। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। अब इसके बाद हम लोग जो आगे का है
समस्थानिक और समभारिक, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे हम लोग लिखते हैं कि कोई परमाणु है उसके अंदर इतना उसका परमाणु क्रमांक है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग अगले के वीडियो में समझेंगे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।